Okay, so dear students, welcome to the lecture. अपना कॉपी ले लो, अपना टेक्स्ट बुक ले लो, ओके, कैलकुलेटर ले लो एंड आज का सेशन न्यूमेरिक्स पे स्टार्ट करना है। तो हेडिंग लगाओ न्यूमेरिक्स। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज फटाफट से नोटबुक में हेडिंग लगाओ न्यूमेरिक्स। ओके, आज हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4.8। ओके, in a pseudo first order reaction, in a pseudo first order hydrolysis of, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, hydrolysis of ester in water, the following results were obtained. The following results were obtained. मतलब कि एक प्रैक्टिकल दिया गया है, प्रैक्टिकल करने के बाद जो डेटा निकल के आया वो डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो फटाफट से वो टेबल बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इन सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मोल पर लीटर। 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.55। नेक्स्ट टाइम 30 सेकेंड दिया गया है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.31। 60 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.70 और 90 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.085। ओके, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट दी एवरेज रेट ऑफ reaction. Calculate the average rate of reaction between the time interval 30 to 60 seconds. Calculate the pseudo first order. Calculate the pseudo first order rate constant for the hydrolysis of ester. एक क्वेश्चन आपको ये वाला दिया गया है बच्चों, तो इसे सॉल्व करना है। ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इन pseudo first order reaction। तो अब pseudo first order reaction क्या होता है? बेसिकली आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसीडर करना है n is equal to 1। एस्टर का हाइड्रोलिसिस दिया गया है वाटर में। मैंने पूरा थियरी आपको पढ़ाया था कि जो वाटर का कंटेंट रहता है वो ज्यादा रहता है, उस हिसाब से उसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कैलकुलेट करने की वजह से एस्टर का हाइड्रोलिसिस जो होता है वो pseudo first order कहलाता है। ओके, फॉलोइंग रिजल्ट्स और ऑब्टेन आपको प्रैक्टिकल टेबल दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60। इस टाइम इंटरवल में आप एवरेज रेट कैलकुलेट करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज रेट। वो तो बच्चों बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। ओके, उसके लिए आपको करना क्या है, कंसंट्रेशन एट 60 सेकेंड वो आएगा 0.70। कंसंट्रेशन एट 30 सेकेंड वो आएगा 0.31 डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी जाएगा 60 - 30
तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.17 माइनस 0.31 इज इक्वल टू 0.14 माइनस, यहाँ पे आपको माइनस लिखना है तो ये हो जाएगा प्लस 60/30 जाएगा 30, सो 0.14 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 0.00466। क्लियर, ये आ गया आपका आंसर। ओके, एवरेज रेट, ये आपका निकल के आ गया एवरेज रेट। अब एवरेज रेट आपको मिल गया तो अब आप खुद से दिमाग लगाओ कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखो क्या ढूंढना है आपको, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, मतलब कि आपको रेट कांस्टेंट के निकालना है, रेट कांस्टेंट के निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर को हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि K इज इक्वल टू आएगा 2.303 डिवाइड बाय T log R1 बाय R2। ओके, अब ध्यान से देखना, हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लेंगे, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लेने के बाद K1, K2, K3 को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले K1 को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.303, K1 को कैलकुलेट करते वक्त ये वाला इंटरवल लेना है सबसे पहले। ओके, सो टाइम क्या आया 30 माइनस 0 30 लॉग R1 क्या हुआ, ये हो गया R1 0.55, R2 क्या हुआ 0.31। अब इसका सिंपलीफिकेशन करना है तो 0.55 डिवाइड बाय 0.31, उसका आंसर निकल के आएगा 1.77 डिवाइड बाय 30, ये आंसर निकल के आया log बेस 10 1.774। इसका log फाइंड करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है ये स्टूडेंट, 13 टाइम्स इन द रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। -1 मल्टीप्लाई 3558, इसका आंसर निकल के आया 2.303 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 0.2490 मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइड बाय 30, तो इसका आंसर एक कांस्टेंट आंसर आया 0.0191। यहाँ पे आंसर जाएगा सेकंड इनवर्स। ओके, तो K1 मिल चुका है, अब हम लोग K2 फाइंड करेंगे। K2 कैसे फाइंड करोगे? तो अब ये इंटरवल कंसीडर करना है। ओके, अब ये इंटरवल कंसीडर करो, या फिर आप चाहो तो 0 to 60 वाला इंटरवल ले लो। एक काम करो 0 to 60 वाला इंटरवल ले लो, 0 to 60 वाला। तो अगर आपने 0 to 60 वाला इंटरवल लिया होता तो 2.303 डिवाइड बाय 60 यहाँ पे जाता log बेस 10 R1 मतलब के ये 0.55 डिवाइड बाय R2 को हो गया आपका 0.17। अब इसको सिंपलीफाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.55 डिवाइड बाय 0.17 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 60। यहाँ पे आएगा बच्चों log बेस 10। ओके, इसका सिंपलीफिकेशन निकल के आएगा 3.2352, इसका log निकालना है तो 13 टाइम्स इंटरलूप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। -1 करना, मल्टीप्लाई 3558 कर देना तो 0.5099 ये इसका log निकल के आया। ओके, मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइड बाय 60, तो इसका आंसर K2 का आंसर निकल के आया 0.01957। ओके, सेकंड इनवर्स ये हो गया K2 का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे K3 कैसे कंसीडर करोगे? ये इंटरवल कैप्चर करो। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे K3 इज गिवन बाय 2.303 डिवाइड बाय टाइम t log बेस 10 R1 बाय R2। ओके, सो 2.303 डिवाइड बाय 3 log बेस 10, R1 का वैल्यू आएगा 0.55, R2 का वैल्यू जाएगा 0.085। ओके, अब करेंगे क्या, इसको सिंपलीफाई करना है 0.00466
0.55 डिवाइड बाय 0.085, इसका आंसर निकल के आया 2.303 डिवाइड बाय d। ओके, ये हो गया log base 10 6.4705, इसका log निकालना। सो अंडर रूट मैट्रिक्स करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई टू 3 5 8। ओके, यहाँ पे t का जो वैल्यू बनेगा वो आएगा 90 सेकेंड, तो यहाँ t का वैल्यू रख दो 90 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई टू 2.303 डिवाइड बाय 90 सेकेंड, तो आंसर निकल के आया 0.02075 सेकेंड। हमारे पास k1 का वैल्यू आ गया, k2 का वैल्यू आ गया, k3 का वैल्यू आ गया। सो एवरेज रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3, तीनों का समेशन डिवाइड बाय 3। अब तीनों का समेशन लगाना है, इसमें ऐड करेंगे k2 का वैल्यू 0.01957 प्लस इसमें ऐड करेंगे k1 का वैल्यू 0.0191 डिवाइड बाय करेंगे 3, तो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा 0.0198 सेकेंड इनवर्स। ये हो गया k का वैल्यू। ओके, तो ये हो गया बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन। फटाफट से इसको कॉपी में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से कॉपी में लिखो इसे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपना कॉपी लो, ओके, टेक्स्ट बुक ले लो। अगर आप यहां से क्वेश्चन लिख रहे हो तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ सॉल्यूशन बनाओ। ओके, एक्सरसाइज से 4.30 में सॉल्व करना है। द रेट कांस्टेंट of a reaction, the rate constant of a reaction quadruples when the temperature changes from when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction, assuming that it does not change with temperature. See, very nice question is given to these students. देखो कैसे सॉल्व करना है, फटाफट से अपना कॉपी ले लो। ओके, एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से, पहले कॉपी ले लो फटाफट से। ओके, लिखना शुरू करो। पहले तो क्या दिया गया है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन quadruples when the temperature changes from 293 to 313 Kelvin। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। सपोज when temperature is 293 Kelvin, rate constant is K1। मान लीजिए कि जब टेम्परेचर होगा 293 केल्विन, तब रेट कांस्टेंट आएगा K1, एंड व्हेन टेम्परेचर इज 313 केल्विन, रेट कांस्टेंट वो 4 गुना हो जाएगा। रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 4 गुना पहले से, इज 4K1। ओके,
तो यहाँ पे आपको K1 का वैल्यू तो K1 है एंड K2 का वैल्यू 4K1 है। अब जैसे आप आर्हेनियस इक्वेशन जानते हो, फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन में जैसे आप पढ़े हो कि log base 10 K1 by K2 is equal to EA divided by 2.303 R in a bracket 1 upon of T2 minus 1 upon of T1 याद है ना? ठीक है। अब देखो हम लोग इसका वैल्यूज रखेंगे। सो log K1 का वैल्यू, प्लीज सीनियर के स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, K1 का वैल्यू कितना दिया गया है? K1। K2 का वैल्यू कितना दिया गया है? 4K1। K2 का वैल्यू दिया गया है 4K1 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। इसका वैल्यू 2.303 होगा, R का वैल्यू होगा बच्चों 8.314। अब यहाँ पे T2 टेम्परेचर सेकेंड हो जाएगा 313 माइनस टेम्परेचर 1 हो जाएगा 293। तो सब वैल्यूज आपने रख दी, आपको फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी को। यहाँ से K1 गया। अब देखो log 1/4 ये हमको फाइंड करना है। सो 1/4 इसका आंसर हुआ 0.25। इसका लॉग निकालेंगे, तो इसका लॉग निकालने के लिए 13 टाइम्स अंडर रूट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 minus 1 3 5 5 8। तो ओवरऑल इसका आंसर निकल के आया बच्चों डायरेक्टली माइनस ऑफ 0.602053 is equal to EA divided by 2.303 multiplied with 8.314। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे आप करोगे क्या, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/313 माइनस 1/293। ओके, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 0.602053 मल्टीप्लाइड विद 2.303 मल्टीप्लाइड विद 8.314 is equal to EA in the bracket 1/313 minus 293। okay dear students, now इसका मल्टीप्लिकेशन 2.303 मल्टीप्लाइड विद 8.314, तो ओवरऑल आंसर माइनस 11.5275947159 निकल के आएगा। ओके, ये अब इसका सिंपलीफिकेशन लगाना है। सो 1 डिवाइड बाय 313 इसका आंसर होता है 0.003194888817 माइनस करो उसमें से 1 डिवाइड बाय 293 0.00341296 ओके, माइनस 0.003194888817। तो इसका ओवरऑल आंसर निकल के आया बच्चों ये, इसका ओवरऑल आंसर निकल के आया माइनस 0.0021808111। ओके, देखो आप सारे डिजिट लोगे तो आपका आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। 11.5275947159। अब क्या करना है, तो 11.5275947159 डिवाइड बाय 0.0021808111। तो ओवरऑल कंप्लीट आंसर पॉजिटिव में 52859.20 जूल निकल के आया। इसे 1000 से डिवाइड करो तो आंसर निकल के आया 52.85 किलो जूल। आंसर निकल के आया 52.85 किलो जूल। तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक लास्ट लाइन आपको जो दी गई है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना तो सब सॉल्व कर देंगे। अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, रिसेट के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो,
तो ये लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। Assuming that it does not change with the temperature, क्यों दिया गया होगा? क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्मली ग्राफ में ये थ्रेशोल्ड आता था, ओके, यहाँ से वो ऐसे क्रॉस करके जाता था। अब आप पढ़ क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कैसा होगा, बढ़ेगा, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। यहाँ पे दिया गया है assume that it does not change with temperature, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो प्रैक्टिकली क्या होगा, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ एक्टिवेशन का वेरिएशन आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का वेरिएशन आएगा, पर आपको वो वेरिएशन कंसीडर नहीं करना है। आर्टेमियस का जो इक्वेशन था वो एक आइडियल इक्वेशन था स्टूडेंट्स। फटाफट से कॉपी में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो फटाफट से फिर से वही सारा बात आपको बोल रहा हूँ, वही सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि अपना कॉपी ले लो, कैलकुलेटर ले लो एंड बुक ले लो। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4.23। क्वेश्चन नंबर 4.23। क्वेश्चन क्या दिया गया है? The rate constant for the decomposition of hydrocarbon is 2.418 10 to power minus 5 second inverse at 546 Kelvin if the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, what will be the value of pre-exponential factor? बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या डेटा दिया गया है, क्या फाइंड करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे शुरू करो लिखने को। द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब कि K का वैल्यू दिया गया है 2.418 10 to power minus 5 सेकंड इनवर्स। टेम्परेचर दिया गया है 546 केल्विन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E का वैल्यू दिया गया है 179.9 10 to power 3 जूल पर मोल। What will be the value of pre-exponential factor? बच्चे को यही वर्ड समझ में नहीं आता कि ये pre-exponential factor क्या होता है। So from Arrhenius equation क्या हम लिख सकते हैं K is equal to A raised to minus A by RT। तो ये जो A है ना बच्चों, यही है pre-exponential factor, Arrhenius constant। तो आपको फाइंड करना है A का वैल्यू। ओके, अब दोनों साइड ln k इज इक्वल टू ln k माइनस A अपॉन RT। अब अगर log k टर्म्स में लिखोगे तो log बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू log बेस 10 ऑफ k माइनस A डिवाइड बाय 2.303 R into T आएगा। ओके, अब करना क्या है, वैल्यूज रखो, A का वैल्यू फाइंड करो। सो log बेस 10 बच्चों, log बेस 10। अब K का वैल्यू कितना दिया गया था, वो था 2.418 मल्टीप्लाई टू 10 टू पावर माइनस 5। ओके, इज इक्वल टू द log बेस 10 ऑफ A माइनस EA का वैल्यू कितना दिया गया, 179.9 मल्टीप्लाइड विद 10 टू पावर 3 डिनोमिनेटर। ओके, EA का वैल्यू आ गया 2.303, R का वैल्यू बनेगा 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू बनेगा 546। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। ओके, अब सिंपलीफाई करना है इसको।
So 2.418 डिवाइड बाय, अब इसका लॉग निकालेंगे, अगर 30 टाइम्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 3558, तो ओवरऑल आंसर इसका निकल गया माइनस 4.6138645432 इज इक्वल टू लॉग बेस 10a माइनस, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, so 179.9 multiplied with 1000 divided by 2.303 divided by 8.314, यहाँ पे पॉइंट के बच्चों ध्यान रखना, divided by 546, तो इसका ओवरऑल आंसर निकल गया है 17.208165035। अब इसे इस साइड पे रख दीजिए, तो माइनस 4.6138864532 is equal to log base 10a 12.5942। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका एंटीलॉग निकालेंगे। सो एंटीलॉग को लेना है, तो a is equal to एंटीलॉग ऑफ 12.5942, इसका एंटीलॉग निकालना पड़ेगा। तो इसका एंटीलॉग आएगा बच्चों 3.9 मल्टीप्लाइड विद 10 टू पावर 12, 3.9 10 टू पावर 12, ये हो गया हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर आप बोलोगे इसे Arrhenius constant। So with these today's lecture is over here। Okay, आज का सेशन आज का सेशन यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हुआ। Okay, now one more thing that I want to share with all of you। एक चीज आप सबसे शेयर करना था, जब भी आप लोग कैलकुलेशन करने बैठो तो एक चीज ध्यान रखना, हर टाइम में क्वेश्चन लिखो, जितनी बार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, उसका सॉल्यूशन बनाओगे खुद से, इतना कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा बढ़ेगा। ओके, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आप कम टाइम पीरियड में काम अच्छे से कर पाओगे। अभी आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें सिलेबस से रिड्यूस की गई, पर मेरा सजेशन ऐसा है कि आप सारी चीजें पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको वो चीज काम आएगी। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो, एंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।